अगर एक ही कास्ट में, एक ही गोत्र में, अगर सिर्फ हम उसी गोत्र में ही मैरिजेस करवाते रहें तो कुछ जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आज से 100-500 साल बाद, क्या वो पॉपुलेशन वीक हो जाएगी? यस, बिल्कुल होगा। मेरा मानना है कि आज के डेट में जो लोग शहर में रह रहे हैं, जैसे कि आप हैं मुंबई में, कुछ लोग रह रहे हैं बैंगलोर में, तो वहाँ पे तो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वहाँ पे लोग इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, थोड़ा लिबरल है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो सिटी के लोग हेल्दी होंगे, गांव के लोग बीमार पड़ने लगेंगे। ओहो क्योंकि गांव में अभी भी ऑर्थोडॉक्स नेचर के लोग हैं, जो कि मजबूर करते हैं लोगों को, अपने बच्चों को, कि आप जो है हमारे हिसाब से ही शादी करो, या अपने हिसाब से भी शादी करनी है तो अपने ही कास्ट में करो। ठीक है, देखिए हमारे ऋग्वेद में लिखा, ऋग्वेद के हिसाब से गोत्र बने। हाँ, गोत्र ने बचाया हमें, ठीक है, गोत्र ने काफी हद तक बचाया। हाँ। क्योंकि आप एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है, हाँ। तो गोत्र सिस्टम भी अब नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। हाँ, अगर पूरे इंडिया की आबादी 5 करोड़ होती तो गोत्र सिस्टम हमें हेल्प करता। हाँ, ठीक है, लेकिन जब आप गंगा प्लेन की आबादी हो गई है 50 करोड़, राइट राइट राइट। तो उसमें गोत्र सिस्टम नहीं काम करेगा अभी। तो इसीलिए जो है, अगर आपने 2 गोत्र में भी शादियां की बट कास्ट एक है, तब भी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होगी ही। और मैं तो देखता हूँ हॉस्पिटल्स में ऐसी बीमारियां लेके जाते हैं लोग कि डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि जो MBBS और MD में जो पढ़ाया जाता है, हाँ, आप जो किताबें पढ़ते हैं वो पुराना तो portion वो हो कौन गया। लिखा होता है, उसको उसका जो राइटर होता है वो होता है यूरोप्स का। हाँ, तो वो डिजीज को बताएगा ना, कि जो कि यूरोप में होते हैं। राइट। बट आपने जब आपका जो जेनेटिक होमोजेनिटी हो गई, आपका जो जीन पूल जो है वीक हो गया, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि आपका जो जेनेटिक हेटेरोजेनिटी काफी ज्यादा हो। राइट। लेकिन अगर आपने 2 गोत्र में भी शादियां की, तो अगर आप 10 जनरेशन पहले या 20 जनरेशन पहले, एंसेस्टर्स तो एक ही रहे होंगे। हाँ, तो उसकी वजह से जो है जेनेटिक बेस्ड प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपना जो है जेनेटिक पूल को भी वीक कर लिया, और जो हमारा जो खान पान है उसको भी हमने चेंज कर लिया। और उसके लिए जो मेन है कल्प्रिट, वो है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ओके। हमारे एंसेस्टर्स ने, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि खेती बाड़ी का डिस्कवरी, इनोवेशन इंडिया में हुआ। हाँ, इंडिया में हुआ, हम उसको प्राउड फील करना चाहिए। हाँ। लेकिन उसी खेती बाड़ी ने हम एक तरह से हमें बर्बाद भी कर रहा है, क्योंकि हम जो है, अगर कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे हम मोस्टली डिपेंडेंट हैं अन्न के ऊपर। राइट। अन्न से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना तो कार्बोहाइड्रेट कभी रहा ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो गया हर Yes. इंडियन का आज। कार्बोहाइड्रेट ही खाना है। हाँ, तो जब कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे, आपका जो एंसेस्टर्स रहे हैं, या जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, हाँ, जब होमिनिड्स ने 50 Meat लाख eaters सालों थे तक, सारे, हाँ। हमने सिर्फ जो है क्या खाया है, लीफ प्रोडक्ट्स खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं, एंड क्या है, मीट खाए हैं। मीट खाया है। अपने डाइट को पूरा चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमारा गट माइक्रोबायोम, हमारे गट में भी होते हैं 0.5 kg तक बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया जो इवॉल्व हुए हैं 50 लाख साल से, वो इवॉल्व हुए हैं अपने नेचुरल खाने के लिए। नेचुरल खाना क्या है हमारा? लीफ एंड मीट है। राइट। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर लिया? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अडॉप्ट कर लिया है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा बीमार पड़ने का कारण है, वो है वेजिटेरियन डाइट। ओके। हमें तो स्ट्रिक्टली होना चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट। हम सबको खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। मैं तो इसको बहुत एडवोकेट करता हूँ कि सबको मीट खाना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने जैसे कुछ कुछ सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनका देखा था, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स डाले थे कि जब से उन्होंने सिर्फ मीट ईटिंग डाइट, उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी बहुत कंट्रोवर्शियल था ये चीज़ को एक्सेप्ट करना, बिकॉज आज के टाइम पे इतने एक्टिविज्म की इतनी बड़ी लॉबी हो गई है। तो ये चीज़ उनके लिए भी अपनाना बहुत मुश्किल था कि वो सिर्फ नॉनवेज डाइट पे रहेंगे। बट जब उन्होंने अपनाया, उन्होंने नोटिस किया कि उनके एनर्जी लेवल्स, एवरीथिंग, मतलब उनको जो बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, बार बार फ्रीक्वेंटली होती रहती थी, वो सब चेंज होने लग गई ड्रास्टिकली। बट देन ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स होते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हम वीगन बन गए, हमने बहुत एनर्जी फील कर लिया। सो टू ईच देयर ओन एट द एंड ऑफ द डे। बट आई थिंक सर दिस मेक्स सेंस फ्रॉम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई थिंक अगर हम होमो इरेक्टस से देखना स्टार्ट करेंगे, तो होमो इरेक्टस के टाइम पे दे यूज्ड टू लिव इन लाइक ग्रासलैंड्स। तो वो टाइम पे बेसिकली उनका काम बस यही होता था कि वो मतलब किसी अपने हर्ड्स में वो एनिमल्स को चेस करते करते वो मार के थका के उसको मारे। सो वहाँ पे प्राइमरी सोर्स जो था उनका वो मीट था। और वहीं से हमारा ब्रेन भी इवॉल्व करने लगा। हमारे इंटेस्टाइन्स में भी बदलाव आए, ज़्यादा एनर्जी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दे पाए। सो प्रोटीन इनटेक बढ़ना हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
सो उस तरीके से सेंस बनाता है। Exactly. तो सर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आगे हेल्थ में लगने वाला है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? मतलब क्या आज की तारीख में ऐसी चीजें हो रही है जो कि अंदर ही अंदर से कॉमन इंसान को खा रही है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं मालूम? यस, देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जैसे डायबिटीज, आप उसका देखिए किस रेट से डायबिटीज बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। दूसरा है कि कैंसर का प्रिवलेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जेनेटिक भी एक उसमें रीजन है, दूसरा स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल है, स्ट्रेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पांचवा छठवां फैक्टर ये भी है कि हाईली एंडोगैमस सोसाइटी। तो मैं तो बात करूंगा सिर्फ हाईली एंडोगैमस सोसाइटी, जिसकी जो कि इंडिया की 40 to 50% ऐसी पॉपुलेशंस हैं जो कि हाईली एंडोगैमस हैं। पूरे दुनिया में उतने एंडोगैमस कोई नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। राइट, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इकोनॉमिक बर्डन हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो सर ये एंडोगेमी का थोड़ा सा क्या बता सकते हैं कि ये जेनेटिकली, मतलब एक जीन के लेवल पे क्यों एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, और अगर एक एंडोगेमस मैरिज होता है तो फिर ऐसा क्यों है जेनेटिक लेवल पे कि वो बच्चा जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाएगा जेनेटिक बीमारियों के लिए? क्या लिंक है उसका? मान लीजिए कि एक म्यूटेशन हुआ, डीएनए में चेंज हुआ मेरे अंदर, ठीक, तो वो म्यूटेशन जाएगा हमारे बच्चे में। तो वो म्यूटेशन क्या रहेगा? हेट्रोजीनस रहेगा, मतलब कि एक डीएनए एक कॉपी में म्यूटेशन है, दूसरा वाला सही है, वहां म्यूटेशन नहीं है। ओके, ठीक। जब वो म्यूटेशन दोनों डीएनए में आ जाएगा तब वो होगा खतरनाक, ठीक है। मान लीजिए मेरे अंदर हो गया, मेरे बच्चे में गया, पास ऑन हुआ, मेरा बच्चा कहीं और शादी किया, उसी कम्युनिटी में ही, ठीक है। तो हमारे जो 10 जनरेशन बाद जो होगा म्यूटेशंस, अच्छा, ठीक है, वो 50 लोगों में हो जाएगा। 50 जनरेशन के बाद क्या हो जाएगा म्यूटेशन? वो हो जाएगा 2500 लोगों में, ठीक है, घूमने लगेगा। यस। और 30वें जनरेशन के बाद हो सकता है कि हमारे डिसेंडेंट 2 लोग शादी कर लें, 2 लोग मिल जाए। तो अब क्या हुआ? म्यूटेशन क्या हो गया? कंप्लीट, दोनों कॉपी में आ गया ना। तो अब जो है वो इफेक्ट करेगा। तो वही हुआ है, हमारे 30 जनरेशन पहले जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे अंदर भी हैं, और वही म्यूटेशंस हमारे पार्टनर में भी है। अब वो मिल गया, उसके मिलने के चांसेस 10% हो गया, 15% हो गया। तो उसमें जो है म्यूटेशंस हो गया रिसेसिव, मतलब जो कि अब जो है असर दिखाएगा। तो सबसे बड़ा अभी जेनेटिक बीमारियों में यही हमारे अंदर है, एंडोगैमस बेस्ड म्यूटेशंस या एंडोगैमस बेस्ड जो शादियां हो रही हैं उसकी वजह से जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो मोस्टली क्या हो गए हैं? रिसेसिव हो गए हैं। अगर 5% लोगों में भी हो गया रिसेसिव म्यूटेशंस, तो हमारी आबादी अगर है 100 करोड़ की, तो 5 करोड़ लोग बीमार पड़ेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होगा गवर्नमेंट के ऊपर। राइट। और इस बारे में आई थिंक लेकिन जिस तरीके से प्रथा है तो अवेयरनेस आना चाहिए। तो मैं इवन लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। राइट। इंडिया में लोग यही सोचते हैं, आप कितना भी पैसा कमाओ, आप वेल्दी हो, तब भी लगेगा नहीं मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। बहुत ही कैजुअल लोग होते हैं, सारी चीजें डिस्टिंक्ट लगती है। एग्जैक्टली, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बट जब होता है तब लोग पछताते हैं। राइट। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, जो लोग भी यहाँ व्यूअर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप जेनेटिक टेस्टिंग कराइए। उसको बोलते हैं IBD स्कोर, आइडेंटिटी बाय डिसेंडेंट। आप लोग 2 लोग कितने क्लोज हो जेनेटिकली, आप देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शादी मत करो, आप शादी करो, बट आप ध्यान रखो कि अगर आपने शादी करना है तो जल्दी कर लो, क्योंकि एज के साथ म्यूटेशंस भी बढ़ते रहते हैं। क्योंकि एक जो होता है फीमेल में वो एम्ब्रियो में ही बन जाता है। तो अगर कोई फीमेल 20 साल में अगर बच्चा कर रही है, वही फीमेल 40 साल में बच्चा कर रही है, तो 40 साल के एज में म्यूटेशंस जो होंगे उसके एग में वो ज्यादा होंगे। ओके, इसीलिए ऐसे कहते हैं कि जो ओल्डर वुमेन बच्चा पैदा करती है तो डिफॉर्म्ड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको जो है इस टेस्ट का ये फायदा होगा कि आप अपना नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ कर पाओगे, आपके पास टाइम होगा। ठीक, आप बच्चे जल्दी कर लो। अगर आपके अंदर जेनेटिक
होमोजेनिटी ज़्यादा है दोनों के बीच में, तो आप जेनेटिक काउंसलिंग कर लो। बच्चा होने से पहले आप उनकी टेस्टिंग करा लो कि कुछ म्यूटेशंस तो नहीं है उसके अंदर, सीवियर या लीथल म्यूटेशंस तो नहीं है, वो आप देख सकते हो। तो आप ओवरऑल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो सर कुछ और कम्युनिटीज भी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज हो गए, इवन ज्यूज, वो भी काफी कट ऑफ रहते हैं वर्ल्ड से। मुस्लिम्स हो गए, पारसीज हो गए, तो इनके केस में क्या है कि क्या एक टिपिकल इंडियन हिंदू के मुकाबले इनके चांसेस कम है ऐसे म्यूटेशंस के, या क्या? यस, पारसी में हमने काम किया है। हाँ। पारसी की पॉपुलेशन थी 1 लाख के आसपास 92 में। हाँ, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। ये बहुत ही वरीसम की बात है, क्योंकि इतनी ऐसी कम्युनिटी जो इंडिया के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट की है। हाँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ पारसीज मेरे दिल में बसते हैं। इतनी अच्छी कम्युनिटी मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ। उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। उसमें भी हमने देखा काफ़ी उनके अंदर भी जेनेटिक होमोजेनिटी है। तो जेनेटिक काउंसलिंग की काफ़ी ज़रूरत है उनके अंदर भी, एंड जेनेटिक अवेयरनेस। पारसीज तो काफ़ी वेल्दी भी होते हैं, उनको भी मैं ये सजेशन दूंगा कि जेनेटिक अवेयरनेस को थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि पॉपुलेशन अभी कितने 48-50,000 के आसपास है पारसीज। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। माइनॉरिटीज के भी माइनॉरिटीज। यस, ज्यूस में क्या है, केरला ज्यूस में मैंने काम किया है। हाँ, ज्यूस मिक्स हो चुके हैं लोकल केरलाइट से। ओके, तो वो उतने वल्नरेबल नहीं है हाँ, कंपेयर टू पारसीज, क्योंकि पारसीज अभी भी काफी एंडोगैमस है। हाँ। अब हमारे यहाँ पे जैसे कुंडलीज का कल्चर है, ये सब है, एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखवाते हैं यार। आई थिंक एक अपना जेनेटिक मैपिंग निकाल देना, ये सारी चीजें को भी एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इन सबसे ज्यादा। राइट, बिकॉज अगर आई थिंक फॉरेन कंट्रीज में यही होता रहेगा, राइट? जो हमसे एडवांस कंट्रीज है वो लोग इन्हीं चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं और रिजल्ट्स भी उतने ही एक्यूरेट निकल कर आते हैं। ट्रू। इसको आप बोल सकते हैं जीनोम कुंडली टाइप का। हाँ, तो बट मेरा ऐसा मानना है कि जो कुंडली का जो बेस है वो भी साइंटिफिक बेस ही है। राइट, ठीक है। बट मैं जब देखता हूँ कि दो लोगों की कुंडली मिल ही जाती है, हाँ, ठीक है, उसमें 32 किसी के 32 गुण मिलते हैं, किसी के 20 गुण मिलते हैं, हाँ, 20 कैरेक्टर मिलते हैं, तो बट दोनों ही शादी करते हैं, 32 वाला भी करता है, 20 वाला भी करता है। हाँ, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि कुंडली मैच नहीं होती है। कुंडली अगर मैच नहीं भी हो रही है तो एक सोल्यूशन होता है कि आप ऐसे कर लो, इसका अल्टरनेटिव है बस शादी आप उससे कर लो। उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ही सीरियसली आप चाह रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, बच्चे हेल्दी हो, तो जेनेटिक कुंडली को ज़्यादा विश्वास करें। हार्ड कोर जो कुंडली है उस पर उतना विश्वास नहीं करें। राइट। इसके अलावा लाइक एक तो हमने ये जान लिया कि ये जो एंडोगेमी ये सब है, तो इसके वजह से एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क सभी को हो सकता है, मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा लाइक अगर हम फूड की बात करें तो आजकल डायनामिक्स एकदम बदल गया है। हेवी आप देखेंगे एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है सारी चीज़ों का, और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनीज है वो मैस लेवल पे फूड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा एक डाइट हुआ करता था पहले जब हम हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, उसके हिसाब से हमारे पेट के जो माइक्रोब्स थे और पूरा जो इकोसिस्टम था वो उस तरीके से इवॉल्व हुआ था। लेकिन आज हमारी फूड हैबिट्स पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी तो कंपनीज लाइक स्विगी जोमेटो आ गए जहाँ पे एक ही बटन पे सीधा खाना आपके पास आ जाता है जो आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हमारे हेल्थ पे किस तरीके से, हमारे जीन्स पे किस तरीके से असर दिख रहा है, और मूविंग फॉरवर्ड क्या आपको लगता है कि ये आज से 20-25 साल बाद या इवन 50 साल बाद एक मैसिव प्रॉब्लम ला सकता है? बहुत सारे जो आपने बताया इस तरह के जो कैन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो स्विगी एंड प्रोसेस्ड फूड जो है, उसमें अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ से, उसमें 130 के आसपास आइटम्स जो हैं उसको लिस्ट किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने उसको लिस्ट किया है एज ए कार्सिनोजन, पोटेंशियल कार्सिनोजन। राइट। तो ये तो मैं इसको कार्सिनोजन नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा पॉइजन है वो। जैसे मैंने बोला ना कि जीन भी बूढ़ा होता है। हाँ। आप उसको जल्दी बूढ़ा कर दोगे। हाँ।
पहला काम कि आप जो नेचुरल खाना है आप वो नहीं खा रहे हो। राइट राइट। प्रोसेस फूड तो इवन नेपाली नहीं खाते हैं। हाँ नेपाल के लोग भी नहीं खाते हैं प्रोसेस फूड। हाँ आप नेपाल से सीख लीजिए, हाँ। आपके पड़ोस में ही है। अफगानिस्तान के लोग नहीं खाते हैं, राइट। पाकिस्तानी नहीं खाते हैं। हाँ बट इंडिया में इतना इसका जो है हाइप हो गया है हाँ कि टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स के लिए या इजीनेस के लिए लोग जो है प्रोसेस फूड को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। या तो सिंपली फॉरेन की नकल या यूएस में, बट यूएस में वैसे रेगुलेशंस भी है। यूएस में रेगुलेशन है। अगर यूएस में अगर कुछ भी एफडीए के आपने वायोलेशन कर रहे हैं या यूरोप में, हैवी पेनल्टी, तो हैवी पेनल्टी है। हाँ। आपकी कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। बैंकरप्ट हो जाएगी पूरी। आप यूरोप के जो एग्स होते हैं ना, अंडे, हाँ हाँ। उनके जो बर्ड्स होती हैं, हेन्स होती हैं, वो उस पर लिखा होता है कि 30 मीटर का फ्लाइंग रेंज है। वो बर्ड्स उड़ती भी हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।